नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ महाराज की पूजा अर्चना करी और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करी है। सीएम ने गोरखपुर बस्ती मंडल के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करी। सीएम गोरखनाथ मंदिर में ही रात्रि विश्राम करने वाले हैं। सीएम 5 अगस्त यानी कि कल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले अन्न महोत्सव में भी शामिल होंगे। इसके लिए चरगवा क्षेत्र के वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। मुख्यमंत्री यहां कार्ड धारकों को राशन वितरित करेंगे। तो वहीं सूबे में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल शुरू हो गया है। बहुजन समाज पार्टी के बाहुबली नेता जितेंद्र सिंह बबलू अब बीजेपी का हिस्सा हैं। बबलू पर कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं, जिनमें से एक मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने का आरोप भी है। रीता बहुगुणा तब कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा हुआ करती थी। आपको बता दें कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने नेता जितेंद्र सिंह की ज्वाइनिंग कराई है और इसी के बाद से सियासत लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता और एमएलसी सुनील सिंह साजन ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, जितेंद्र सिंह बबलू पर गंभीर धाराओं में मुकदमा है और भारतीय जनता पार्टी उनका वेलकम कर रही है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक नई गैंग तैयार कर रही है और उस गैंग का सक्रिय सदस्य होने के लिए आप पर कई आपराधिक मुकदमे होने चाहिए, आप हिस्ट्री सीटर होने चाहिए, किसी न किसी महिला नेता का आपने घर जलाया हो या किसी बेटी को छेड़ा हो या बलात्कार में शामिल रहे हो। ऐसी गैंग तैयार कर रही भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपना मिशन पूरा करने के लिए। आज जितेंद्र सिंह बबलू, जिस पर कई आपराधिक मुकदमे हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी जी, उनका घर जलाने का आरोप है। किस तरीके से ऐसे अपराधी और आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी अपने गैंग में शामिल करके उनका वेलकम कर रही है। योगी जी, आप तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अपराधियों को घर गिराने का, जेसीबी चलाने की बात करते हैं। ये अपराधी आपका मिशन पूरा करने आ रहे हैं तो इनका वेलकम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यह दोहरा चरित्र कहां से लाती है? तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, सीतापुर उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर को उसके क्लिनिक में ही घुसकर अपराधियों ने तलवार से काट दिया। ऐसी घटनाओं से प्रदेशवासियों के मन में भय पैदा हो रहा है। आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल है और सरकार झूठे प्रचार के सिवा कुछ भी नहीं कर रही है। सपा सांसद आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में 2019 में थाना अजीम नगर में एक केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल करते हुए उस पर बहस भी की। आपको बता दें कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम 26 फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खान की जमानत पर 30 जुलाई को बहस हुई थी, जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज इस पूरे मामले में कोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शत्रु संपत्ति वाला मामला था जो जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति 13.842 हेक्टेयर में भूमि की बताई गई है कि जो उसमें जौहर यूनिवर्सिटी में अंदर उन्होंने घेर रखी है। उस वाले मामले में आजम खान की बेल दी गई थी। उसने बहस सुनने के बाद में एमपी वाले कोर्ट के जज साहब द्वारा उनकी बेल खारिज करवा दी। अच्छा, इसमें कौन कौन लोग नाम में एफआईआर हुई थी? इसमें काफ़ी लोग के हैं। इसमें आजम खान थे, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा हैं, अब्दुल्ला आजम खान हैं, रहमत जदी हैं, सैयद गुलाम रिजवी प्रशासनिक अधिकारी थे, सेंट्रल वक्फ बोर्ड और वसीम रिजवी। इन कई लोगों के नाम में मसूद उर्दू मुतवल्ली जो थे इसके वक्फ के, कई लोगों के नाम में एफआईआर दर्ज थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा सरकार पर बड़े आरोप यहां पर लगाए हैं। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। 9 और 10 तारीख को, जिस दिन अगस्त क्रांति का दिन होता है और जिस दिन क्रांति का बिगुल बजा था,
भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान के अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महिला सुरक्षा और उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर मार्च करेगी, प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करने का काम करेगी। तो वहीं पीलीभीत में श्रम एवं सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले के आगे किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया है। मौके पर मौजूद पुलिस ने बलपूर्वक किसानों को खदेड़ दिया, नजरबंद कर दिया। दरअसल श्रम एवं संयोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पीलीभीत में 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसके चलते वो पूरनपुर तहसील में ब्लॉक स्तर पर आयोजित साइकिल वितरण कार्यक्रम में पहुंच रहे थे, जहां कार्यक्रम स्थल से पहले ही पूरनपुर नेशनल हाईवे NH 730 पर किसानों ने मंत्री की गाड़ी के आगे काले झंडे दिखाकर विरोध जताया है। तो वहीं किसानों ने कृषि कानून को काले कानून बताते हुए मंत्री को काले झंडे दिखाए हैं। किसान एकता जिंदाबाद, बीजेपी। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी प्रयागराज में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि यूपी में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 350 से ज्यादा सीटें जीत कर आ रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के भी सरकार को घेरा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री जय प्रताप शाही वाराणसी में हैं, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि किसान कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार ने किसानों से 11 बार वार्ता करी, लेकिन किसान कोई तर्क ही नहीं देना चाहते। किसान बस कृषि कानूनों को रद्द करने पर अड़े हुए हैं। हमारे दो लोग गलत तथ्यों के आधार पर भ्रांतियां पैदा करके देश को गुमराह करना चाहते हैं, जो संसद के भीतर बहस नहीं करना चाहते। बार बार 11 बार वार्ता भारत सरकार ने ऐसे लोगों से किया, जिनसे बार बार इस बात को पूछा कि जो कमियां हैं हम उसको ठीक करने के लिए तैयार हैं, और वो कमियां बताने के लिए तैयार नहीं है, और जिद ये है कि कानून को निरस्त कर दिया जाए। तो बिना तर्कपूर्ण तरीके से बातचीत किए हुए किसी समस्या का समाधान नहीं। उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन और मऊ सदर सीट से बसपा विधायक मुख्तार अंसारी के गिरोह पर कार्रवाई का दौर जारी है। मऊ जनपद में मुख्तार अंसारी उसके सहयोगियों के काले साम्राज्य पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अब तक 50 से 60 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। तो वहीं अब मुख्तार अंसारी के IS 191 गैंग के 42 सहयोगियों और करीबियों के 45 शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने यह कार्रवाई की है। माफिया मुख्तार अंसारी IS 191 गैंग के खिलाफ जो लगातार कार्रवाई चल रही है, इसी के क्रम में जो ऐसे कोई लोग थे जो कि इस गैंग के करीबी या सहयोगी थे, उन लोगों के जो असला थे उसके संबंध में पूरा छानबीन किया जा रहा था। इसके अलावा एक शासनादेश के अनुपालन में पूरे जनपद के भी सभी शस्त्र धारकों का भी सत्यापन किया जा रहा था कि इसमें उनके द्वारा खरीदे गए कारतूसों के संबंध में वो ब्यौरा देते। इस पूरे प्रक्रिया के तहत 42 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जिसमें 45 शस्त्र लाइसेंसों को निलंबित किया गया है। इसमें से 33 शस्त्र लाइसेंस ये दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत के लोगों के 9 कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत के हैं और 3 जो है सरायलखनसी क्षेत्र अंतर्गत के। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन गाजियाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का हिंदी भवन में शिलान्यास किया। इस दौरान सिद्धार्थ विहार जल निगम में संगठन और विधायकों की मीटिंग भी ली, जिसमें 5 विधायकों के साथ मेयर आशा शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष के चेयरमैन भी मौजूद रहे। मीटिंग में नगर निगम और जल निगम की ओर से कार्य योजनाओं का ब्यौरा दिया गया। स्मार्ट सिटी योजना में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उसमें उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। पीएम स्वनिधि योजना जो हमारे रेहड़ी पटरी दुकानदार आदि बंधुओं के लिए है, उसमें उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। और 2017 से जब से प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को तेजी से विकास की ओर ले जाने का कार्य किया है और ये गति और तेजी से जारी रहेगी। धन्यवाद। तो वहीं झांसी रेलवे स्टेशन का नाम जल्द ही वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन होने वाला है। इसके लिए तेजी से तैयारियां भी की जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय सर्वेक्षण, रेल और डाक मंत्रालय से आपको बता दें कि अनापत्ति मांगी है। तो वहीं इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया क्या कह रहे हैं, सुनिए। अच्छा होता भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक जानदार शानदार महारानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पे नई स्टेशन बनाती, वो तो बनाया नहीं। पुराने काम का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी अपना काम बताना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत और परंपरा है। तो वहीं बीते दिन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाए गए मेगा वैक्सीनेशन अभियान के बाद आज राजधानी लखनऊ में सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण नहीं हुआ। केवल एक टीकाकरण केंद्र इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही टीकाकरण किया गया। इसके अलावा किसी भी सरकारी टीकाकरण केंद्र पर आज वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। हालांकि निजी अस्पताल में टीकाकरण किया जा रहा है। तो वहीं मंगलवार की अगर बात की जाए तो कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण महाअभियान में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हुए थे। लेकिन बुधवार को दूसरे दिन रफ्तार सुस्त पड़ गई। मंगलवार को एक दिन के अंदर 27 लाख से ज्यादा टीके लगा दिए गए। दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन 2,76,000 ही टीके लग पाए। केरल से लौटी पीजीआई कर्मी और परिवार के 3 सदस्यों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। परिवार के सभी 4 संक्रमित सदस्यों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है, जिनका नमूना लेकर के केजीएमयू में जांच के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं मंगलवार को लखनऊ में 11 लोग संक्रमित पाए गए। आपको बता दें कि ये पूरा परिवार केरल से हवाई जहाज के माध्यम से सफर तय करते हुए लखनऊ लौटा था, जिनके पास 3 दिन के अंदर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी थी। आपको ये भी बताएं कि परिवार के सभी सदस्यों को बुखार, सर्दी जुकाम जैसे लक्षण महसूस हुए। कोरोना के शक में पीजीआई में 4 की जांच करवाई गई, जिसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसने सभी के होश फाख्ता कर दिए। तो वहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के खिलाफ फेसबुक पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बवाल शुरू हो गया है। मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल जिला पंचायत सदस्य और अन्य राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारियों ने थाना राया में टिप्पणी करने वाले के खिलाफ तहरीर देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग करी। दरअसल फेसबुक पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाला व्यक्ति बागपत का बताया जा रहा है, जिसने इस तरह की हरकत करी है। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं का कहना है कि अगर 5 दिनों में कार्रवाई नहीं की गई तो वो थाने का घेराव कर देंगे। जनपद बागपत के यशपाल जी हैं और उन्होंने किसान गरीब मजदूरों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे पूरे देश में जाति दंगा और भड़कने की पूरी आशंका है। एसएसआई शिव कुमार साहब को हमने, कोलाल वाल्मीकि साहब जिला पंचायत सदस्य भी है, कई राष्ट्रीय लोकदल के हमारे नेतागण हैं, इन सब लोगों ने मांग की है कि यदि 5 दिन के अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी तो हम यहाँ थाने का घेराव करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन 6 अगस्त को प्रदेश के 75 जिलों में होगा। परीक्षा से 3 दिन पहले ही प्रयागराज में एक और इटावा के 2 परीक्षा केंद्रों को अलग अलग कारणों के चलते तब्दील कर दिया गया। राज्य समन्वयक ने बताया कि दोनों ही जनपदों के जिलाधिकारियों ने केंद्र बदलने के लिए पत्र लिखा था। एक परीक्षा केंद्र लोकेशन और एक परीक्षा में दूसरी कोई परीक्षा होने की वजह से इसको बदला गया है। बदले गए परीक्षा केंद्रों में जिन अभ्यर्थियों को केंद्र उनका पड़ा था, उन सभी को मैसेज और मेल के जरिए सूचना दे दी गई है। तो वहीं नैनीताल हाईकोर्ट में कक्षा 6 से 12 के स्कूलों को खोले जाने संबंधी शासनादेश पर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब किया है।
इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में क्या सावधानियां बरती जा रही हैं, क्या कोविड गाइडलाइंस का पालन स्कूलों में किया जा रहा है। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी भी जारी की गई, ऐसे में सरकार ने स्कूलों को क्यों खोल दिया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने मिशन 2022 का आगाज कर दिया। इसी के तहत बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक करी। बैठक में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और जिला पंचायत अध्यक्षों के ओएसडी और पीआरओ भी शामिल हुए हैं। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ये बैठक लेते नजर आए। बैठक में बताया जा रहा है कि माननीयों से कैसे मुलाकात और संवाद होना चाहिए। उत्तराखंड भूकंप की पूर्व चेतावनी देने संबंधी ऐप बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मोबाइल एप्लीकेशन उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के सहयोग से बनाए गए इस एप्लीकेशन के माध्यम से भूकंप से पहले चेतावनी मिल जाया करेगी। एप्लीकेशन की लॉन्चिंग के बाद इसके संचालन पर सालाना 1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। इसे सरकार खुद वहन करेगी। उत्तराखंड के सभी भाई बहनों से, सभी लोगों से अपील करता हूँ कि स्वयं और अपने परिवार का भूकंप से बचाने के लिए उत्तराखंड भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को आज ही अपने मोबाइल में अपडेट कर लें, डाउनलोड कर लें, ताकि भूकंप से अपनी भी सुरक्षा कर सकें और अपने साथ साथ अपने परिवार की और समाज की और प्रदेश की और आसपास की पूरी तरह से सुरक्षा कर सकें, जिससे कि स्वयं भी सुरक्षित होंगे और सबको सुरक्षित करेंगे। उत्तरकाशी जनपद में भारी बारिश के चलते आपको बता दें कि मोरी बाजार में मलबा जा पहुंचा। मोरे स्थित कुछ दुकानों में भी मलबा घुस गया है, जिसके चलते स्थानीय व्यापारी और स्थानीय निवासी दहशत में आ गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है। यातायात को जेसीबी की सहायता से सुचारू कर दिया गया है। किसी तरह की कोई फिलहाल जनहानि नहीं हुई है। उत्तराखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत करी है, जिनका सीधा फायदा जच्चा और बच्चा और उन बच्चों को होने वाला है जिन्होंने कोरोना महामारी में अपने परिजनों को खो दिया। तो वहीं योजनाओं को लेकर के प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या से खास बातचीत करी हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज ने। उत्तराखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने 2 बड़ी योजनाएं ऐसी लॉन्च की हैं जो सीधे तौर पर जच्चा बच्चा से लेकर उन बच्चों तक को समर्पित की गई है जो अपने परिजनों को इस कोरोना महामारी के चलते खो चुके हैं। और महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या जी इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या है ये पूरी योजना? मैडम, पहले उन बच्चों की बात करेंगे जो कोरोना के चलते अपने परिजनों को खो चुके हैं। बड़ी योजना है, किस तरह से धरातल पर उतरी, क्या इसका फोकस है? देखिए, अभी हमने 2 तारीख को ही मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है, जिसका पूर्ण मंतव्य यही है कि जो बच्चे कोविड के दौरान अनाथ हुए अथवा वो बच्चे जो कि जिनके अभिभावक अन्य कारणों से जो है, चाहे वो कोविड में भी हो या हो सकता है अन्य बीमारियों से जो है वो नहीं रहे, तो उन सभी बच्चों को हम लोगों ने वात्सल्य योजना से जोड़ा है। वात्सल्य योजना अपने आप में सरकार का वो मानवीय चेहरा है, जो कि मैं कह सकती हूँ कि एक माता पिता होने के नाते शायद वो अपने बच्चों के बारे में जो सोचते, तो वही सरकार ने अपनी भूमिका अदा करी है। वही वात्सल्य योजना है, जिसमें हमने 3000 की धनराशि प्रति बच्चा हम लोगों ने रखा है, एक आर्थिक सहयोग, साथ साथ मुफ्त खाद्यान्न रखा है, मुफ्त शिक्षा रखी है। इसके साथ साथ उनकी संपत्ति किसी प्रकार से खुर्द बुर्द ना हो सके तो जिलाधिकारियों को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। और एक और बात रखी है जो शायद पूरे देश भर में किसी भी सरकार ने नहीं रखी, हमने 5% का इन बच्चों के लिए जो हमारे क्षैतिज आरक्षण है उसमें व्यवस्था दी है। तो ये एक फुल प्रूफ पैकेज है सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन बच्चों के लिए जो अनाथ हुए हैं, कि सरकार आपके साथ हर प्रकार से खड़ी है, आपकी सहारा बन के खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो मामा की भूमिका में अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, और मैंने कहा कि मैं आपकी बुआ के रूप में जो है इन दायित्वों का निर्वहन करूंगी। तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे जो अनाथ है वो इस वात्सल्य योजना से जुड़ते हुए निश्चित रूप से उन्हें अब किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और अपने भविष्य को सुनिश्चित कर पाएंगे। कभी कुछ समय पहले जच्चा बच्चा को लेकर भी एक बड़ी योजना लॉन्च की गई है, उसमें किस तरह से आप लोग जच्चा बच्चा की मदद कर रहे हो, उसमें क्या फोकस है?
देखिए, हाल ही में हम लोगों ने 17 जुलाई के आसपास हम लोगों ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का सीधा ध्येय यही था कि हम माँ को भी और बच्ची को भी, दोनों को ही महालक्ष्मी के रूप में हम सम्मानित करें। उनको प्रसव के उपरांत में जिन चीजों की आवश्यकता होती है तो उनके परिजनों को एकाएक भटकना पड़ता है, तो उस समय उनको भटकना ना पड़े और साथ साथ में बच्ची के पैदा होने पर माँ के चेहरे पे भी और परिजनों के चेहरे पे खुशी की लकीर आ सके। और इसके साथ साथ में हम लोग की कोशिश थी कि जो हमारी लैंगिक असमानता है उसे हम दूर कर सके, उसे हम खत्म कर सके। उसी के प्रोत्साहन के लिए जो है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना हम लोगों ने प्रारंभ करी है, जिसमें हमने माँ के लिए भी और बच्ची के लिए भी उसकी जरूरत से जुड़े सामानों का एक पूरा संग्रह है। उनके पोषण का भी इसमें ड्राई फ्रूट से लेकर पिस्ता बादाम सभी कुछ उसमें रखा गया है। माँ के लिए सैनिटरी पैड से लेकर बेडशीट से लेकर टॉवल से लेकर सॉक्स से लेकर स्कार्फ से लेकर सभी चीजें रखी गई है। ठीक उसी प्रकार से बच्ची के लिए भी उसके कपड़े से लेकर तेल, साबुन, सोप, डायपर, लंगोट उसमें व्यवस्था दी गई है। तो ये कोशिश है कि हमारे इस उत्तराखंड जो कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर देवियों का अभाव ना हो, देवियां यहाँ पर पैदा होती रहें और उनको प्रोत्साहन मिलता रहे। इसी दिशा में जो है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उन लोगों को समर्पित की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग की अगर बात की जाए तो 2 बड़ी योजनाएं उन बच्चों को समर्पित की गई हैं, या तो जो कोरोना के चलते अपने परिजनों को खो चुके हैं, या फिर उन जगहों पर जहां पर लैंगिक असमानता है उसको कैसे बराबर में लाया जाए। तो इसको देखते हुए बड़ी योजना यहाँ पर रखी गई हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में इनके बेहतर परिणाम मिलेंगे। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।